नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में प्रथम चरण में समापन हो चुका है और 4 जून को जो है कि इसका परिणाम सामने आने वाला है और उसके तुरंत बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेजी पर होंगी। और बात करें इस वक्त वर्तमान स्थिति की, तो निकाय चुनाव की तैयारियां अभी से सभी दलों ने, निर्दलियों ने और कई जो लोग इस चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, उन सब ने अपनी अपनी दावेदारियां पेश करनी शुरू कर दी हैं। तो आइए, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दल में हमारे साथ इस वक्त है उत्तराखंड समानता पार्टी, जो एक युवा पार्टी है। अभी अपना लोकसभा में भी उन्होंने दावेदारी की है और आज जब निकाय चुनाव सामने हैं तो निकाय चुनाव में भी उनकी दावेदारियां, उनके प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। तो इसी संदर्भ में आज हमारे साथ उत्तराखंड समानता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान विनोद कुमार शर्मा जी हैं। और विनोद कुमार शर्मा जी एक व्यक्ति, ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कोटद्वार में विगत 8 वर्षों से जनता की सेवा की है। वो प्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं लेकिन सामने कभी नहीं आए। ना उन्होंने कभी जो कार्य या जो सेवा लोगों की है उसको अपने आप में प्रचार प्रसार के माध्यम से नहीं आए, लेकिन मैं खुद उनको 8 वर्षों से लगातार कोटद्वार की और गरीब निम्न वर्ग के लोगों की लगातार वो अपने स्तर से किसी न किसी समस्या का समाधान करते आए हैं। तो आज बात करते हैं उनसे कि उत्तराखंड समानता पार्टी जो है किन किन मुद्दों पे चुनाव मैदान में उतरेगी और क्या पार्टी की के जो कार्यशैलियाँ हैं किस प्रकार की हैं। तो इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड समानता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, आपका गढ़ आवाज में स्वागत। धन्यवाद भाई साहब। सर, जिस तरह से उत्तराखंड समानता पार्टी अभी जो युवा पार्टी है वो जनता के बीच में आ रही है, और इस पार्टी का कब गठन हुआ, किन किन मुद्दों पर जो है कि जनता के बीच आने वाली है? हमारी पार्टी अभी नवनिर्मित पार्टी है और अभी हाल ही में लगभग 1 वर्ष पूर्व ही इसका गठन हुआ है और इसका गठन ही उत्तराखंड की समस्याओं से जूझते हुए लोगों को निजात दिलाने के लिए हुआ है और निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के लोगों की अच्छाइयों के लिए काम करेगी। जिस तरह से शर्मा जी की उत्तराखंड समानता पार्टी है, अभी लोकसभा के भी आप प्रत्याशी रहे हैं इसी पार्टी से, और अब निकाय चुनाव में भी कहीं ना कहीं जो है कि मेयर पद की दावेदारी के लिए आप जो है कि आगे हैं। तो इस राजनीति में आने का एक क्या विशेष कोई उद्देश्य है? मेन उद्देश्य यही है कि आज हम सब लोग देख रहे हैं कि धन बल की और जनबल की राजनीति हो रही है। बड़ी बड़ी पार्टियां बड़ी बड़ी धनराशियां खर्च कर रही हैं और हमारी पार्टी एक बहुत छोटी सी पार्टी है, ना उनके पास धन बल है ना जनबल है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम बिना धन बल के अपनी बात को कह सकें और पार्टी को आगे ला सकें। तो दूसरा बात यह है कि जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां जो धन लुटाती हैं, धन खर्च करती हैं, फिर उन्हें बटोरना भी पड़ता है, उन्हें पैसा भी चाहिए। तो हम सब लोग सेवानिवृत्त हैं और अपनी जिम्मेदारियों से, दायित्व से मुक्त हो चुके हैं और हमने यहाँ की पीड़ा को निकटता से देखा है। उसी पीड़ा को महसूस करते हुए इस पार्टी ने दमखम भरा है और हम आगे इसी सिद्धांत पर कार्य एक मेन जो सब्जेक्ट होता है मैनिफेस्टो, क्या क्या रहेगा आपके इस घोषणा पत्र में? किन मुद्दों पे जो है कि जनता के बीच आ रहे हैं? वैसे तो हमारा दृष्टिपत्र माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुगुणा जी ने पौड़ी में उसका विधिवत उद्घाटन कर दिया था, दे दिया था दृष्टिपत्र, चुनावी घोषणा पत्र की जनता के बीच में उसको प्रसारित कर दिया था। लेकिन फिर भी हमारा घोषणा पत्र तो मुख्य ये है कि हम मात्र जनता की सेवा कर सकें और उत्तराखंड की जनता, हम चीन, जापान और दुनिया भर की इधर उधर की बात ना करके केवल हम अपने उत्तराखंड को समृद्ध बनाने की ओर लेकर के चलना चाहते हैं। जैसे कि हमेशा हमारे संज्ञान में है कि आप वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आप जो है किसी मंच पे या मीडिया में नहीं आए, आखिर क्या वजह है? सुर्खियाँ बटोरने वाले तो बहुत लोग हैं, काम कोई करता है, श्रेय कोई ले जाता है।
पहली पार्टी ने कोई काम किया, श्रेय दूसरी पार्टी लेती है, ये काम मैंने कराया है। सुर्खियां बटोरने वाले अक्सर काम नहीं किया करते। जो काम करने वाले हैं उन्हें सुर्खियों की परवाह नहीं होती। मैंने तो काम किया है, मुझे सुर्खियों की परवाह नहीं। ये तो चूँकि आप जो हैं जनता से जुड़े हैं, जन जन की आवाज़ को पहचानते हैं, जनता से ही आप पता लगा कर के मेरे तक पहुँचे हैं, आपने ढूंढ निकाला है। और इसी बात को देखते हुए हमारी पार्टी ने मेरे ऊपर दाव लगाया था कि ये जनता के टच में है और जनता की हमें वो आशीर्वाद मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ उन्होंने मुझे विश्वास करते हुए टिकट दिया था और आगे भी उनका यही विचार है। नगर निगम की बात करें तो विगत 5 सालों को किस रूप में देखते हैं कोटद्वार नगर निगम को? मेरे ख्याल से विगत 5 वर्ष जो रहे हैं वो सबसे फ्लॉप रहे हैं। कोई एक भी उपलब्धि नहीं है कोटद्वार नगर निगम की जिसे गिनाया जा सके। हमारी कर्ण नगरी है, महर्षि कर्ण का आश्रम है, भरत, राजा भरत जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, वो जैसा था वैसा आज है। जैसे कि हमारे यहाँ पे व्यापारों की स्थिति थी वो आज है, जो सड़कों की स्थिति थी वो आज है। केवल जो है कार्य पदाधिकारी बदले हैं, केवल मेयर और विधायक बदले हैं, स्थिति नहीं बदली है। स्थिति ज्यों की त्यों है। आवश्यकता है पदाधिकारी, मेयर, विधायक, एमपी बदलने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम यहाँ की जनता की स्थिति को बदलें, कोटद्वार की स्थिति को बदलें, कर्ण आश्रम को राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाएं। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत कुछ सोचने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए है। ये नहीं है कि हमारा मेन मंत्र ये है, मैं यहाँ भी 9 बजे आ जाता हूँ, 6-7 बजे तक बैठता हूँ। ऐसे ही मैंने सेवा काल में सेवा दी है। इसी निष्ठा भाव के साथ में पूरा समय मैं जनता को दूंगा, पूरा समय कार्यालय में बैठ कर जनता के निवारण के लिए लगाऊंगा। तो मेयर लोग कहाँ बैठते हैं, विधायक लोग कहाँ इधर की तरफ को घर करते हैं, एमपी महोदय ने कभी अपनी जनता से मिलने का कोशिश नहीं की। तो मैं ये जनता को विश्वास दिलाऊंगा कि मैं जनता के बीच का आदमी हूँ और जनता के बीच ही रहूँगा और पूरा समय जनता के लिए दूंगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने करी और सबसे बड़ा मुद्दा आपने उठाया कर्णाश्रम का। वाकई कर्णाश्रम जो है कि आज भी अपने विकास की राह जोड़ रहा है। इतने 22-23 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए, कई वहाँ पत्थर लगे, शिलान्यास हुआ, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। अगर ये मुद्दा आपका है तो बहुत बेहतरीन मुद्दा है और इस पर कार्य करना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि इससे जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड हमारे कोटद्वार को जो है एक आय का स्रोत बढ़ेगा। सर, बात कर्णाश्रम की है, वो फिलहाल जो स्थितियाँ हैं कोटद्वार की, आप देखते हैं सड़कों की स्थिति क्या है, आप देखते हैं पेयजल की स्थिति इस वक्त इस ग्रीष्मकाल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि सफाई कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है कोटद्वार की मेन जो समस्या है कि आप अगर मार्केट जाते हैं तो 2 व्हीलर पार्क करने की व्यवस्था नहीं है। इन सब मुद्दों को किस तरह से सुलझाया जा सकता है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है? समस्याएं विकराल रूप में हैं और समस्याओं को गिनना नामुमकिन है। केवल पत्थर लगाकर कर्ण आश्रम का विकास नहीं किया जा सकता। केवल नाम चमकाकर किसी देश का, राज्य का, शहर का विकास नहीं किया जा सकता। समस्याओं से जूझने पर, समस्याओं का निदान निकालने पर, उसका जब तक वो निदान न निकल जाए उस पर लगे रहने से ही उसका निदान होगा। सबसे भयंकर समस्या छुट्टा पशुओं की भी है, जो पशुओं के साथ निर्दयतापूर्वक लोग गर्मी में तड़पते रहते हैं। गौशालाओं के नाम पर लोगों ने ज़मीनें ले ली, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुए। यहाँ जब अतिक्रमण चलता है, सब्जी वालों की सब्जी भी ले ली जाती है। एक बार मैंने RTI लगाई कि भाई वो सब्जी कहाँ जाती हैं, या फल जो है नगर निगम वाले कहाँ ले करके जाते हैं। तो उनका RTI में जवाब था वो हम गौशालाओं को दे देते हैं।
गौशालाओं में सब्जी डाल देते हैं। तो लेकिन जब गौशाला नहीं है तो वो सब्जी कहाँ जाती है? ऐसे अनेकों यक्ष प्रश्न हैं और उन यक्ष प्रश्नों से निपटने के लिए मैं अकेला ही नहीं निपटूंगा, मैं अपनी जनता का भी सहयोग लूँगा, जो वहाँ स्टाफ होंगे उनको भी सहयोग लूँगा, और जो विपक्ष के लोग भी हमें यदि अपनी सलाह देंगे मैं उनका भी आदर करूँगा, और सब मिलजुल करके अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ बना करके उस पर कार्य करूँगा। देखिए, यदि आदमी का व्यक्तित्व अच्छा है, आदमी के अंदर नॉलेज है, मेरे अंदर कार्य करने की क्षमता भी है, नॉलेज भी है, राजपत्रित अधिकारी से मैं रिटायर हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे कार्य कराए जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को भी, अन्य मंत्रियों को भी एक अच्छे पीए की, एक अच्छे ओएसडी की ज़रूरत होती है। लोगों की निगाहें भी आईं मेरे ऊपर, कांग्रेस की भी निगाहें आईं, लेकिन वहाँ इतने लोग लाइन में लगे हैं, वो अच्छे आदमी तक पहुँचने ही नहीं देते। लेकिन मेरे पास एक दो प्रस्ताव आए, लेकिन हो सकता है मैंने उन प्रस्तावों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं अपनी समानता पार्टी का एक कर्मठ और निष्ठावान सिपाही हूँ। और दूसरी बात, जो ये लालच चाहते हैं ये प्रलोभन है, मात्र छलावा है, और बाद में जो लोग बाग किसी लालच के वशीभूत पार्टी में जाते हैं वहाँ उनकी कदर नहीं होती है, ये मैं भली भांति जानता हूँ। और इस तरीके का परिवर्तन करने वाले को उसकी समाज में लोग बाग उसकी इज्जत भी नहीं करते हैं। तो मैं प्रस्ताव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हम अपने इरादों पर चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह दृढ़ हैं। समझ कहूँगा कि जैसे किसी समय माननीय खंडूरी जी को जिताना आवश्यक था, और जहाँ जिसको जिताना आवश्यक होता है वहाँ उसको जिताएं, और एक पढ़ा लिखा पार्टी के सारे सदस्य, एक पढ़ा लिखा व्यक्तित्व आपके सामने हैं। जीत और हार तो ईश्वर की देन है, आप लोगों के आशीर्वाद के ऊपर निर्भर करती है। तो यदि आप सोच समझ के एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व को चाहेंगे, पढ़ी लिखी पार्टी को चाहेंगे, लोकल पार्टी को चाहेंगे, लोकल समस्याओं को चाहेंगे, तो मैं उनसे यही संदेश कहूँगा कि अपने वोट को की कीमत को पहचानते हुए सही आदमी को वोट करें। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड समानता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा जी, जिन्होंने हमारे सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब दिया, और लगातार आप उनको सुनते रहें। आपने देखा होगा कि उनके विचार, उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात होती है कि अगर कोई कैंडिडेट हमारा पढ़ा लिखा हो और बुद्धिजीवी हो और अच्छा सोच रहा हो अपने क्षेत्र के बारे में, अपने क्षेत्र की जनमानस के बारे में, तो अवश्य जो है कि उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो आइए और कई सवालों के साथ फिर दोबारा मुलाकात करेंगे विनोद कुमार शर्मा जी से, और